टाउन का घर। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में शीला नाम की एक बहुत समझदार औरत रहती थी। शीला का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। शीला के पति का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो शादी के 5 साल बाद ही विधवा हो गई थी। विधवा होने के कारण शीला का इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अपने घर में अकेली रहा करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद एक दिन शीला जब सोकर उठी तो उसके घर के आगे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अरे, ये सुबह सुबह किसका बच्चा रो रहा है? मेरे आसपास तो कोई घर भी नहीं है, फिर ये बच्चा आखिर किसका हो सकता है? शीला जब पास जाकर देखती है तो 2 खूबसूरत बच्चियां एक साथ रो रही थी। अरे, 2 बच्चे यहाँ, वो भी इस हालत में, आखिर इन्हें यहाँ कौन छोड़ गया? ऐसा समय आ गया जो लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, चुप हो जाओ, चलो रो मत। शीला दोनों बच्चियों को उठाकर अपने घर ले आती है। घर में आते ही दोनों बच्चियां चुप हो जाती है और खेलने लगती है। शीला दोनों बच्चियों को घर में सुलाकर उन बच्चियों के माता पिता का पता लगाने गांव में जाती है, लेकिन उन बच्चियों के माता पिता का कोई पता नहीं चलता। शायद ये दोनों बच्चियां भगवान का रूप है और वो चाहती है कि मैं उनकी देखभाल करूं, तो आज से ये दोनों बच्चियां मेरी अपनी बेटियां हैं। इतना सोचकर शीला दोनों बच्चियों को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों बच्चियां 10 साल की हो जाती है और दूसरी तरफ शीला बूढ़ी हो जाती है। शीला की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। शीला ने दोनों बेटियों का नाम सीता और गीता रखा था। एक दिन शीला की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, ये पकड़ो आपकी दवाई और इसे खा लो, और आज के बाद आप कोई भी काम नहीं करोगी। अब हम दोनों बहनें बाहर काम किया करेंगी और आप घर में आराम करोगी। हाँ हाँ, दीदी सही कह रही है, आपको कोई जरूरत नहीं है अब काम करने की। अब हम दोनों बहनें बड़ी हो गई हैं। तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो और तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा। कोई बात नहीं, हम बाहर जाकर काम ढूंढेंगे तो हमें काम जरूर मिल जाएगा। और अब आप आराम करो, हम दोनों बाहर काम ढूंढने जा रहे हैं। इतना बोलकर दोनों बहनें काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। निराश होकर दोनों अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत घायल अवस्था में दिखाई देती है और तभी गीता सीता से कहती है, अरे दीदी, लगता है ये अम्मा किसी गाड़ी से ठोकर खाकर यहाँ जमीन पर गिर गई है और किसी ने इनकी मदद नहीं की। मुझे लगता है हमें इनको घर लेकर चलना चाहिए और इनकी देखरेख करनी चाहिए। हाँ गीता, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और फिर दोनों बहनें उस बूढ़ी औरत को उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत की अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उसे खाना भी खिलाती है। दोनों बहनों ने मिलकर उस बूढ़ी अम्मा का पूरा ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाती है और एक दिन वो अच्छे से चलने फिरने लगती है। अरे दीदी देखो, हमारी अम्मा चलने फिरने लगी है। बूढ़ी औरत को चलता फिरता देख दोनों बहनें बहुत खुश होती है। तभी दोनों बहनें बूढ़ी औरत से उसके घर का पता पूछती है। अरे वाह, क्या बात है अम्मा जी, अब आप अच्छे से चलने फिरने लगी हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर आपको आपके घर छोड़ आए। बेटा, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तुम दोनों मुझे अपने घर ले आई और तुमने मेरी बहुत देखरेख की। जब मैं रोड पर पड़ी हुई थी तो किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, और तुम दोनों इतनी अच्छी हो कि तुमने मुझे देखा और मुझे अपने घर ले आई और अच्छे से मरहम पट्टी कर कर खूब खिलाया पिलाया और मुझे चलने के काबिल बना दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी वहीं छोड़ देना और मैं तुम्हें अपना घर भी दिखा दूंगी। हाँ बिल्कुल अम्मा जी, हम भी यही चाहते हैं। अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो अब आप अपने घर सही सलामत पहुंच जाइए, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। वहाँ खड़ी उनकी माँ शीला भी सीता की बातों में सहमति जताती है।
फिर सीता और गीता दोनों मिलकर अम्मा को अपने साथ ले चलती है। अम्मा रास्ता बताते बताते जंगल की तरफ से जाती है और कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही अम्मा एक परी के रूप में बदल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें अम्मा को परी के रूप में देख हैरान रह जाती है। तभी अम्मा कहती है, तुम दोनों मुझे देखकर हैरान मत हो, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हूँ, जो दिल से भी अच्छे होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जंगल में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन तुम दोनों मुझे अपने घर ले गई और तुमने मेरा खूब ख्याल रखा। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई गाउन का घर दे रही हूँ। ये लो, ये जादुई गाउन का घर। ये कोई मामूली जादुई गाउन का घर नहीं है। ये ले जाकर तुम किसी खुले मैदान में रख देना। फिर ये जादुई गाउन एक विशाल जादुई गाउन का घर बन जाएगा और फिर तुम दोनों इस जादुई गाउन के घर में हंसी खुशी रह सकती हो। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जादुई परी दोनों बहनों से बहुत खुश होती है, इसलिए वो उन्हें जादुई गाउन का घर देती है ताकि वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारे। और जादुई परी की बातें सुन दोनों बहनें सीता और गीता बहुत खुश होती है और फिर जादुई गाउन का घर ले जाकर अपने मन पसंदीदा जगह पर जाकर रख देती है। और जैसे ही जादुई गाउन का घर अपनी मनपसंद जगह पर रखती है, वो एक विशाल जादुई गाउन के घर में बदल जाता है। और फिर दोनों पुराने घर में जाकर अपनी माँ शीला को पूरी घटना के बारे में सारी बात विस्तार से बताते हैं। ये सुनकर शीला भी बहुत खुश हो जाती है और फिर सभी जादुई गाउन के घर में जाते हैं। जादुई गाउन के घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और वो घर बहुत ही सुंदर और बड़ा था। और इतने अच्छे और जादुई घर में पहुंचकर दोनों बहनें और उनकी माँ शीला का रूप बिल्कुल बदल जाता है और तीनों ही बहुत सुंदर दिखने लगती हैं। और फिर सभी हंसी खुशी मिलकर उस जादुई गाउन के घर में रहने लगती है। शीला की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और इस तरह सभी गांव वाले भी उनके घर में आने जाने लगते हैं और वे दोनों मिलकर सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक सुंदर से गांव में बबली नाम की लड़की अपनी चाची रजिया और चाचा मोहन के साथ रहती थी। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से बबली अपनी चाची चाचा के घर पर ही रहती थी। बबली की चाची ने उसे अपने घर में जगह सिर्फ एक नौकरानी की दी थी, जबकि उसके चाचा उसे अपनी बेटी के बराबर ही मानते थे। रजिया बबली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो बबली को फटे पुराने कपड़े दिया करती थी और खाने के लिए बासी खाना। रजिया की भी एक अपनी बेटी थी जिसका नाम पायल था, लेकिन पायल में पूरे अपनी माँ के गुण थे। वो बहुत ही घमंडी थी। फिर एक दिन मोहन बबली और पायल के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आता है, जिसे देखकर रजिया बहुत गुस्सा होती है और वो बोलती है, आप इस मनहूस के लिए ड्रेस क्यों लेकर आए हो? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पायल की सारी ड्रेस इसी को दे दी थी। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते जो आप इस मनहूस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो। इस मनहूस के लिए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? अरे रजिया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कितने समय बाद मैंने इसके लिए एक ड्रेस ला कर दी है और तुम उस पर भी गुस्सा कर रही हो। अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? एक एक पैसा कमाने में कितना समय लगता है, ये बात आपको समझ नहीं आती है क्या? तुम तो बिना सोचे समझे इतने पैसे खर्च कर देते हो। एक बात मैं बोल देती हूँ, अगर इस मनुष्य को इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगी वैसे ही रहेगी। चाचा चाची सही तो कह रही है। मेरे पास अभी पायल के पुराने बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मैं वही पहन लूंगी। आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। पायल, ये लो, ये कपड़े तुम ही अपने पास रख लो, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। और चाचा जी, आज के बाद आप मेरे लिए कुछ भी मत लाइएगा। आप मुझे अपने घर में रख रहे हो और 2 वक्त का खाना दे रहे हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। इतना बोलकर बबली अपनी आँखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब बबली कपड़े धोकर कुएं पर रख रही थी, तभी गलती से रजिया की बहुत महंगी साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है, जिसे देखकर बबली बहुत डर जाती है। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?
मुझसे चाची जी की साड़ी कुएं में कैसे गिर गई? अब चाची मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी और आज तो चाचा जी भी घर पर नहीं है। आज तो मुझे पिटने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूं? मैं तो कुएं में जाकर साड़ी भी नहीं ला सकती। बबली के पीछे ही खड़ी रजिया बबली की सारी बातें सुन लेती है और फिर वो गुस्से में आकर बबली से कहती है, ओ मनहूस, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी कुएं में गिरा दी। मुझे तो ये पहले से ही पता था कि तू हमारे अच्छी चीजों को देखकर बहुत जलती है। आज देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ और मैं भी देखती हूँ आज तुझे बचाने के लिए कौन आता है। अरे नहीं नहीं चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो साड़ी मुझसे गलती से कुएं में गिर गई। मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है। आप मुझे माफ कर दीजिए चाची। ऐसा बोलकर बबली रजिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रजिया उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा बबली को ही कुएं में धक्का दे देती है, जिससे बबली कुएं में गिर जाती है। तब रजिया बबली से कहती है, इस कुएं में ही रह। अगर तुझे मेरी ब्रांडेड साड़ी मिल जाए तो मुझे आवाज लगा देना। मैं तुझे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लूंगी और अगर मेरी साड़ी ना मिले तो उसे कुएं में रहना और उसी में घुट घुट कर मर जाना। आई बात समझ में, मनहूस कहीं की। ऐसा बोलकर रजिया गुस्से से अपने घर चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ बबली कुएं के द्वारा किसी दूसरी ही दुनिया में पहुँच गई थी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वातावरण था। जगह जगह पर कलरफुल फूल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर तितलियाँ थी और वहाँ पर ये सब देखकर बबली बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। चाची जी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि कुएं के अंदर इतनी सुंदर दुनिया है। कितने सुंदर सुंदर फूल और तितलियां हैं। इतनी सुंदर जगह को देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया और मैं तो भूल ही गई। मैं तो यहाँ चाची जी की साड़ी ढूंढने आई हूँ। अगर मैं बिना चाची जी की साड़ी लिए घर गई तो चाची जी मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे जल्दी से साड़ी ढूंढनी होगी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक साड़ी दिख ही नहीं रही है। मैं आगे चलकर देखती हूँ। ऐसा बोलकर बबली साड़ी की खोज में आगे की ओर चल देती है। आगे चलते चलते बबली को एक छोटी सी कुटिया के आगे बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बबली उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर तक ले जाती है और अच्छे से उसकी सेवा करती है। बबली उस बूढ़ी औरत के लिए स्वादिष्ट सा सूप बनाती थी और उसे जल्दी से स्वस्थ कर देती है। तभी कुछ ही दिनों में वो बूढ़ी औरत एकदम ठीक हो जाती है। वो बुढ़िया बबली से कहती है, बेटा, तुमने एक अनजान बुढ़िया की मदद की। तुम मेरी सेवा में दिन रात लगी रही। तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं ठीक हो गई। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटी कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? दादी, आप ठीक हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे माता पिता बचपन से ही नहीं है। मैं अपने चाची चाचा के साथ रहती थी। चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। मजबूरी में मुझे उनके साथ ये सारे अत्याचार सहने पड़ते हैं और आज मुझसे उनकी साड़ी गलती से कुएं में गिर गई तो उन्होंने धक्का मारकर मुझे कुएं में ही गिरा दिया। मैं उन्हीं की साड़ी खोजने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ की कुछ खास चीजें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक सोने और एक चांदी की जादुई नदी है। तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी, मैं उसे क्यों नहीं देखना चाहूँगी। आप मुझे लेकर चलिए। ऐसा कहकर दादी बबली को जादुई नदियों के पास लेकर चलती है। इतनी सुंदर नज़ारे को देखकर बबली बहुत खुश हो जाती है। तब दादी कहती है, बेटा, तुम्हारे सामने जादुई 2 फ्रॉक सोने और चांदी की नदी है। अगर तुम जैसे ही कोई भी एक जादुई सोने की फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। तुम बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी लड़की बन जाओगी। और अगर तुम जैसे ही चांदी की नदी का फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हारे पास ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे मोती आ जाएंगे। फिर तुम्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। फिर तुम्हें पूरे जीवन कोई भी काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तुम मुझे बताओ बेटा कि तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए या ज्ञान की बातें? दादी जी, मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक हम लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती
तब तक हम लोगों के साथ सिर्फ ज्ञान ही रहता है और धन तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। आप मुझे ज्ञान दे दीजिए ताकि मैं अपना ये ज्ञान दूसरों को भी दे सकूं। बबली की इस उच्च विचार को सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है। तभी दादी सोने की नदी की एक फ्रॉक बबली को दे देती है। फ्रॉक पहनने के बाद बबली बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। वो फ्रॉक पूरी तरह से सोने की थी। बेटा, तुमने सोने की फ्रॉक की नदी चुनी है, इसलिए तुम अब अपने घर जा सकती हो। तुम एक बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की हो। बेटा, तुम जानती हो यहाँ पर जब भी कोई आता है तो वो ज्यादातर चांदी की नदी को ही चुनता है, जिससे वो अपने घर कभी नहीं जा पाता। पर तुम अपने घर जा सकती हो बेटा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी दादी बबली को उसके घर पर पहुंचा देती है। बबली को इतनी सुंदर ड्रेस में और उसके साथ ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती को देखकर रजिया बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो बबली से कहती है, तेरे पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? तू कहीं से चोरी कर आई है ना? तो तू मुझे जल्दी से बता दे। रजिया के पूछने पर बबली उसे सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर रजिया बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सोने के लालच में आ जाती है। और फिर रजिया अपनी बेटी को खूब सारा सोना चांदी लाने के लिए उसी कुएं में धक्का दे देती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पायल ना तो उस बुढ़िया की मदद करती है, और जब वो बुढ़िया किसी तरीके से पायल को जब उस नदी के पास लेकर जाती है तो पायल वहां पर चांदी की नदी अपने लिए पसंद करती है। वो बूढ़ी औरत खूब जोर जोर से उस पर हंसती है और जैसे ही वो उसे चांदी की नदी की एक फ्रॉक निकाल कर देती है तब उसे बताती है अगर तुम सोने की फ्रॉक लेती तो तुम घर जा सकती थी, लेकिन तुमने चांदी की फ्रॉक ली है, इसलिए तुम घर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास खूब सारा सोना चांदी हीरा मोती तो रहेगा, लेकिन तुम अपने घर कभी नहीं जा पाओगी। और यहाँ बहुत देर तक रजिया कुएं के पास बाहर खड़ी होकर पायल का इंतजार करती रहती है कि पायल अब आएगी और वो आकर मुझे बहुत सारा सोना चांदी देगी। लेकिन ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और पायल उस कुएं से कभी बाहर नहीं आती। रजिया को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। अब रजिया किसी भी चीज का कभी भी लालच नहीं करती और वो बबली को ही अपनी बेटी समझकर सुखी से पालती है और उसे हमेशा खुश रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। सोने का अंडा। रामपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। रघु जब 4 साल का था तभी रघु के पिताजी सुभाष रघु और सुधा को छोड़कर किसी और के साथ रहने के लिए चले गए थे। सुभाष बहुत ही अमीर फैमिली से था और सुधा भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती थी। लेकिन सुभाष के चले जाने के बाद उसके बाकी घर वालों ने सुधा और रघु के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सुभाष के जाने के बाद सुधा को ही सब गलत समझ रहे थे। एक दिन सुधा के सास ससुर ने सुधा के माता पिता को फोन करके घर बुलाया और उनको घर बुलाकर सुधा के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। सुधा के माता पिता के सामने ही सुधा के ससुर जी सुधा से बोले, देखो सुधा, हमारे बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम में ही कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से सुभाष हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। जब वह अब नहीं है यहाँ पर तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से अपने बेटे को लेकर। सीधा बहुत गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़कर विनती करती है, अपनी गलतियाँ पूछती है। लास्ट में वो अपने ससुर के पैर तक पकड़कर ये पूछती है, पर आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़े? मैं तो कोई भी गलती नहीं की और मैं इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? सुधा की बात किसी ने ना सुनी।
उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने घर वापस ना आने की अनुमति दे दी। सुधा के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो अपने मायके भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसके पिता ने मना कर दिया था और यहाँ सास ससुर ने रखा नहीं। तभी सुधा अपने 4 साल के बेटे रघु को गोद में लेती है और घर से निकल जाती है। सुधा अपने बेटे को लेकर राह पर चलती ही जा रही थी, पर उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अब वो थकी हारी एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। एक पेड़ के नीचे अपने बेटे को बिठाकर बोलती है, बेटा रघु, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। सुधा जैसे ही नदी के पास जाती है, वो पानी लेने नदी के अंदर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक छोटे से बत्तख पर पड़ती है जो बहुत खूबसूरत था। पर वो खूबसूरत बत्तख किसी के बिछाए हुए जाल में फंस गया। वो जाल के अंदर से फड़फड़ा रहा था। ये देखकर सुधा परेशान होने लगती है। अरे, ये बत्तख तो जाल में फंस गया, मुझे इसे बचाना होगा। इतना कहकर वो उस बत्तख को नदी से निकाल लेती है और उसे जाल से मुक्त करवाती है। वहीं पास में पड़ा एक मिट्टी के बर्तन में वो अपने बेटे के लिए पानी लेती है और उसे पिला देती है। नदी से निकलने के बाद वो बत्तख भी सुधा के पीछे पीछे चलता है। उसे देखकर सुधा बोली, चलो जाओ यहाँ से, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अब तुम आजाद हो, अब तुम कहीं भी जा सकते हो, चलो जाओ यहाँ से। सुधा के इस तरीके से बात करने के बाद भी बत्तख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब सुधा अपने बेटे को पानी पिलाकर उसे अपने गोद में उठा लेती है और उस बत्तख को भी प्यार से पुचकारती है और फिर उस बत्तख से बोलती है, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। एक तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है और तो और हम दोनों का भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ खाने के लिए है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, चलो जाओ, तुम अपनी राह पर जाओ। सुधा के इतना बोलने के बाद भी वो सुंदर सा बत्तख सुधा के पीछे ही चल रहा था। ऐसे ही चलते चलते सुधा एक गांव में पहुंच जाती है। वहां वो एक दुकानदार के पास जाकर बोलती है, भैया कोई काम हो तो दिलवा दो ना, आपका बहुत भला होगा भैया। उसी गांव में एक राम नाम का भला आदमी रहता था जो सुधा को काम देता है और सुधा से बोलता है, बहन क्या तुम खेत में काम कर सकोगी? हाँ हाँ भैया, जरूर करूँगी। इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लो और यहीं रहो। मुझे हमेशा अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। तुम यहीं रहोगी तो मेरे माँ को भी थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। लेकिन बहन तुम कहाँ से हो? भैया मुझसे आप ये सब मत पूछिए, बस मैंने आपको भाई कहा है और मेरे जरूरत के वक्त पर आपने मुझे काम दिया है तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। और तब से सुधा वहीं रहने लगती है। राम की मदद से वो एक छोटी सी अपनी झोपड़ी भी बना लेती है। अब वहाँ पर वो अपने बेटे रघु और छोटे से बत्तख के साथ रहने लगती है। सुधा खेत का काम करने के साथ साथ राम की माँ का भी बहुत देखभाल किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते बीतते 1 साल बीत चुका था। अब रघु 5 साल का हो चुका था और वो सुंदर सा बत्तख भी बड़ा हो चुका था और पहले से बहुत ज्यादा बेहद खूबसूरत हो चुका था। एक दिन रात के समय सुधा और रघु खाना खाकर सो जाते हैं। हर रोज की तरह सुधा सबसे पहले उठकर बत्तख के पास आती है, लेकिन आज जब वो बत्तख के पास सुबह आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो देखती है कि सुंदर सा बत्तख ने एक अंडा दिया है और वो कोई मामूली अंडा नहीं बल्कि एक सोने का अंडा था। अंडे को हाथ में लेकर सुधा अपने मन में बोलती है, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये कैसे हो सकता है भला? तभी बत्तख बोलती है, मैं एक जादुई सोने का अंडा देने वाली बत्तख हूँ। आपने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे अपने बेटे की ही तरह पाला है, खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया है। पर अब मेरी बारी है कि मैं अपनी ओर से तुम्हें कुछ दूं। अब तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो और ये सोने का अंडा बेचकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो।
ये सुनते ही सुधा उस बत्तख को गले लगा लेती है और सुधा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब वो बत्तख हर रोज एक सोने का अंडा देती है और सुधा उन अंडों को राम के हवाले कर शहर में जाकर बेचने के लिए कहती है। और अब तो सुधा ने उसी गांव में एक जमीन भी खरीद ली और वहां पर बहुत बड़ा घर बनवाया। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन सुधा कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहाँ पर गांव के सरपंच की पत्नी मीना सुधा से कहती है, वाह 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 सुधा, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ है। जब तुम इस गांव में आई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अब क्या हमारे गांव में आकर तुम्हें कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? सुधा बेचारी भोले मन से सब कुछ मीना को बता देती है। सुधा की सारी बातें सुनकर मीना के मन में लालच आ जाता है। मीना अपने घर जाकर अपने पति गांव के सरपंच मनोज को सारी बातें बता देती है। मनोज इस गांव के सरपंच के साथ साथ बहुत अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी लालच की वजह से रात के समय मनोज और मीना सुधा के घर में घुस जाते हैं और दोनों मिलकर सोने के अंडे देने वाली बत्तख को चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मनोज उस बत्तख को हाथ लगाता है वैसे ही बत्तख बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बत्तख की आवाज सुनकर सुधा अपने कमरे से दौड़ी हुई आती है, लेकिन सुधा के वहां पहुंचने से पहले मीना और मनोज वहां से भाग जाते हैं। सुधा को देखकर बत्तख भी शांत हो जाती है और फिर सुधा बत्तख के पास ही सो जाती है। अब दूसरे ही दिन से मनोज बत्तख पर नजर रखने लगता है ताकि वो बत्तख अंडे देकर बाहर जाए और वो अंडे को चुरा ले। एक दिन बत्तख अंडा देकर बाहर घूमने के लिए निकलता है, तभी मनोज खिड़की से वो अंडा चुरा लेता है और फिर घर जाकर मीना को दिखाता है। उसे देख मीना बोलती है, देखा देखा, मैं सही कह रही थी ना कि सोने का ही अंडा है ये, जिस कारण सुधा इतनी अमीर होती जा रही है। उसने खुद मुझे बताया था। मीना, अब मैं इसे अपनी तिजोरी में रख देता हूँ ताकि किसी को भी हम पर शक न हो। हाँ हाँ जरूर, कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेचेंगे। और हाँ, आप हर रोज जाकर वहाँ देखिएगा, शायद हमें और सोने के अंडे मिल जाए। हाँ जरूर। अब मनोज अंडे को अपनी तिजोरी में रख देता है और यहाँ हर रोज की तरह सुधा जब उठकर बत्तख के पास जाती है तो उसे अंडा कहीं भी नहीं दिखाई देता। वो मायूस हो जाती है, पर उसे समझ में आ गया होता है कि उसके घर में अंडे की चोरी हो गई है, लेकिन वो चुप रहती है, किसी को कुछ नहीं बोलती। अब दूसरे दिन भी मनोज सुधा के घर पर दूसरा अंडा चुराने के लिए सुबह सुबह बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सुधा उस रात बत्तख के पास ही सोती है तो मनोज को अंडा चुराने का वक्त ही नहीं मिलता। सुधा के घर से खाली हाथ लौटकर वो अपने घर सोने के अंडे को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, अपनी तिजोरी खोलता है, वो देखता है कि उसमें रखा सारा सोना और पैसा राख और कोयले में बदल गए थे। ये देखकर वो जोर जोर से मीना को आवाज लगाने लगता है, अरे अरे मीना, जल्दी आओ यहाँ, यह देखो हमारे साथ क्या हुआ है। मीना ये देख जोर जोर से रोने लगती है, अपनी किस्मत को दोष देने लगती है और साथ ही अपनी गलतियों पर पछतावा भी करती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। हमारे लालच ने हमें पता नहीं क्या से क्या बना दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मीना, तुम रो मत, देखो हमारे लालच के कारण ही हमारे साथ यह हुआ है। आपसे हम यह कसम खाएंगे कि आज के बाद हम दोनों कभी लालच नहीं करेंगे और कोई भी चोरी नहीं करेंगे, सब अच्छे से रहेंगे, किसी की तरक्की से कभी नहीं जलेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, इस जादुई अंडे ने हमें हमारी लालच की सजा दी है। अब दोनों मिलकर सुधा के घर जाते हैं, जाकर सुधा को सारी घटना बताते हैं और सुधा से माफी भी मांगते हैं। अब वो दोनों सरल रास्ते से चलने लगते हैं और दूसरी ओर सुधा बहुत खुशी खुशी अपने बेटे और बत्तख के साथ रहने लगती है। अब दिन पर दिन सुधा तरक्की करती है। वो गांव में नई झील और पानी के कुछ नए साधन भी लगवाती है। गांव की कच्ची सड़कों को भी पक्की करवाती है और बहुत से सुख सुविधाओं का काम भी करवाती है। और वो गांव और आसपास के गांव के गरीबों की खूब मदद भी करती है। कपड़े से खाने पीने और उनके रहने सहने का सबका वो खुद देखती है।
बादलों के बीच एक बहुत ही सुंदर परीलोक हुआ करता था। उसी परीलोक में मीनू परी अपनी बहन नव्या परी और बेटी मोना परी के साथ रहती थी। मीनू परी अपनी बहन नव्या परी के साथ परीलोक के महल में सफाई का काम करके अपना गुजारा चलाती थी। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद मीनू परी के बहन नव्या परी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नव्या परी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। ये सब देखकर मीनू परी परेशान होकर अपने मन में सोचती है, पता नहीं अचानक से मेरी बहन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब क्यों हो गई है। जब ये ठीक थी तब मुझे भी काम में बहुत मदद मिलती थी, लेकिन अब ये बीमार है। पता नहीं इसकी तबीयत कब ठीक होगी, तब तक मुझे ही सारा काम करना होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना सारा काम मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि नव्या की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, जिससे मुझे काम में थोड़ी मदद मिल जाए। इतना सोचकर मीनू परी रोजाना अपनी बहन नव्या परी का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन नव्या परी की तबीयत जानने के लिए उसकी सहेली सिमरन परी उसके घर आती है। अरे नव्या परी, क्या हो गया है तुझे? उठने की हिम्मत कर। जब तक तू खुद ठीक होने की कोशिश नहीं करेगी तब तक तू ठीक नहीं हो पाएगी। अपनी सेहत पर ध्यान दे और जल्दी से ठीक हो जा। नव्या परी को इतना बोलकर सिमरन परी मीनू परी से कहती है, मीनू परी दीदी, जब से नव्या बीमार हुई है तब से मैं देख रही हूँ आपका काम बहुत बढ़ गया है ना। मैं देखती हूँ कि आप सारा दिन इतना काम करके घर आती हो, फिर अपने बच्चों और नव्या परी का भी बहुत ध्यान रखती हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन मुझे आपका इतना काम देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आपकी मदद करने भी आई हूँ। कैसी मदद सिमरन परी? आपको तो पता ही है, परीलोक में मेरा खुद का एक ढाबा है। अब अकेले मुझे सब कुछ संभालना मुश्किल हो गया है। मैं जब खाना बना रही होती हूँ तब बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। मैं ग्राहकों को देखूं या खाना बनाऊं। मैं सोच रही थी कि मैं आपको खाना बनाने के लिए अपने ढाबे में काम पर रख लूं और मैं खुद ग्राहकों को खाना लाकर दूंगी। जो भी मुनाफा होगा मैं उसका कुछ भाग आपको दे दूंगी। सही कह रही हो तुम सिमरन परी। मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे ढाबा पर जरूर काम करूंगी। ठीक है, फिर कल से आप मेरे ढाबा पर खाना बनाने के लिए आ जाना। हम दोनों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे और उस मुनाफे से आप मेरे दोस्त नव्या का इलाज करवा देना, फिर वो भी ठीक हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन परी। अगले दिन से मीनू परी सिमरन परी के ढाबे पर खाना बनाने चली जाती है। मीनू परी बहुत सारा खाना बनाती थी और सिमरन परी आने वाले ग्राहकों को खाना देती थी। सारा दिन काम करने के बाद सिमरन परी के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। सिमरन परी मीनू परी से कहती है, देखो, मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरे पास काम करोगी तो हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। अब देखो हमारा आज कितना मुनाफा हुआ है। चलो अब मैं इन पैसों का आधा आधा कर देती हूँ। हाँ, ठीक है सिमरन परी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। आधा तुम ले जाओ और आधा मैं ले जाऊंगी। इस तरह दोनों मिलकर ढाबे पर सारा दिन काम करते थे और शाम को मुनाफा आधा आधा बांट लिया करते थे। इसी तरह रोज काम करके मीनू परी ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। इन सारे पैसों से मीनू परी अपनी छोटी बहन सिमरन परी का बहुत अच्छे से इलाज करवाती है। इतना अच्छा इलाज पाकर सिमरन परी बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। नव्या परी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी मीनू परी सिमरन परी के ढाबे में काम करना नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसे सिमरन परी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते परीलोक में मीनू परी के बनाए हुए भोजन मशहूर हो जाते हैं। अपने बनाए हुए भोजन को मशहूर होता हुआ देख मीनू परी को बहुत घमंड आ जाता है और वो सोचती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और इतनी मेहनत से सारा खाना बनाती हूँ। वैसे भी इस सिमरन परी का ढाबा मेरे बनाए हुए खाने की वजह से ही चलता है। मेरा बनाया हुआ खाना बहुत मशहूर हो गया है, इसलिए अगर मैं इसे खाना बनाकर नहीं दूंगी तो इसका ढाबा नहीं चलेगा। खाना बनाने जैसा मुश्किल काम भी मेरा ही है। ये तो बस आने वाले ग्राहकों को खाना देती है,
लेकिन फिर भी ये आधा मुनाफा ले लेती है। लेकिन अब मैं इसे आधा मुनाफा नहीं लेने दूंगी। हाँ, अगले दिन मीनू परी सिमरन परी से कहती है, अरे सिमरन परी, तुम पूरा आधा मुनाफा रखती हो, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तुम तो बस खाना देती हो, बाकी सारा का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, इसलिए अब से मैं ज्यादा मुनाफा लूंगी। अरे ये आप कैसे बातें कर रही हो? हमने पहले ही फैसला किया था कि हम आधा आधा बांटेंगे। वैसे भी ये ढाबा मेरा है, मैंने तो बस अपनी सहेली का इलाज करवाने के लिए आपको यहाँ रखा था और आपको आधा मुनाफा दे रही थी। अब तो मेरी सहेली भी ठीक हो गई है, लेकिन मैं अभी भी आपको आधा मुनाफा देती हूँ। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मेरा बनाया हुआ खाना ही पूरे परिलोक में मशहूर है। अगर तुमने मेरा मुनाफा नहीं बढ़ाया तो मैं अपना दूसरा ढाबा खोल लूंगी। नहीं दीदी, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। अगर आपको जाना है तो बेशक आप यहाँ से चले जाइए। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सिमरन परी के ढाबा के साथ ही मीनू परी अपना ढाबा खोल लेती है। मीनू परी का बनाया हुआ भोजन बहुत मशहूर था, इसलिए सभी परियां उसी के ढाबे में खाना खाने के लिए आती थी। इन सब के बावजूद भी मीनू परी को सारा काम अकेले नहीं संभाला जा रहा था। मीनू परी सभी परी ग्राहकों को खाना नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से सभी परियां सिमरन परी के ढाबे पर खाने के लिए चली जाती थी। इतना सब होने के बाद मीनू परी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने मन में सोचती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिमरन परी का काम भी बहुत अच्छा था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि सिमरन परी भी बहुत मेहनत करती थी। पहले तो मुझे कुछ मुनाफा भी मिल रहा था, लेकिन अब तो मुझे वो भी नहीं मिल रहा और मेरा काम भी बढ़ गया। मीनू परी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि सिमरन परी ने मीनू परी की जगह परी लोग की नेहा परी को काम पर रख लिया था। उस दिन के बाद से मीनू परी अपना ढाबा बंद कर लेती है और फिर से परी महल में सफाई का काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए दोस्तों, हमें ज्यादा मुनाफा के चक्कर में लालच नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानी देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों। बादलों में 3 जादुई गाउन घर। रूपा अपने पिता सुनील और माँ सरिता के साथ रहती थी। रूपा की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम खुशी था। रूपा के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वे हमेशा खुश रहते। पर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। रूपा के पिता का एक एक्सीडेंट हो जाता है। माँ की तो वहीं पर मृत्यु हो जाती है और पिता भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सुनील के ऊपर ही रूपा और खुशी की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। घर और बिजनेस को संभालना अब बहुत मुश्किल हो गया था। तभी पास की बूढ़ी अम्मा सुनील के पास आकर कहती हैं, बेटा, होने को कौन टाल सकता है, जो भगवान की मर्जी थी वो तो हो गया। अब तुम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारी 2 बेटियां भी तो हैं, उन्हें भी तो कोई चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। तुम दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी बेटियों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी और तुम भी सरिता को भूल जाओगे। ठीक है दादी जी, मैं अपनी बेटियों को कोई भी कमी नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा और मेरी बेटियों को माँ का प्यार भी मिलेगा। इसके बाद सुनील सुधा नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। सुधा तेज और लालची किस्म की लड़की थी। कुछ दिनों तक तो वह खुशी और रूपा के साथ बहुत अच्छे से रहती और सुनील को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है। सुधा, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम रूपा और खुशी का ध्यान रखना। मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। कितना काम करते हैं जी आप, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो है हमारे पास, किसी चीज की तो कोई कमी नहीं है, फिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अरे, मैं अपनी बेटियों के लिए ही तो इतनी मेहनत करता हूँ। आखिरकार मुझे अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा,
मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है और सुधा अपने मन में सोचती है, हर वक्त बस बेटियां ही बेटियां करता रहता है, इसके सिवा तो इसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। कर ले, जितनी मेहनत तुझे करनी है तो कर ले, आखिर वक्त ही बताएगा कि तेरी बेटियों के हिस्से में क्या लिखा है, तेरी दौलत या फिर दर्द दर्द की ठोकरें। सुधा सुनील के शहर जाने का खूब फायदा उठाती है। उसके ऑफिस, घर और प्रॉपर्टी सब अपने नाम करवा लेती है। सब कुछ हाथ में आने के बाद सुधा का व्यवहार दोनों बहनों के प्रति बदल जाता है। माँ, हमें बहुत जोरों से भूख लग रही है, आप हमें कुछ खाने को दे दो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या, जो तुम्हें खाना निकाल कर दूँ? अब तो तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। माँ, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, गलती तुमसे कहाँ, गलती तो मुझसे हुई है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। जो 2 बच्चों के बाप से मैंने शादी कर ली, पर अब मैं उस गलती को सुधार लूंगी। तुम दोनों ने बहुत कर लिया आराम, अब थोड़ी मेहनत भी कर लो। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे पूरे घर की सफाई चाहिए, और हाँ, मेरे लिए 1 गिलास जूस भी लेकर आओ। रूपा और खुशी सुधा का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। सुधा जैसा जैसा कहती है, दोनों बहनें वैसा ही करती हैं। दीदी, माँ को अचानक से क्या हो गया है? वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? पता नहीं मेरी बहन, माँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, पर पिताजी के आने से पहले माँ हमें जैसा जैसा कहती है हमें वैसा ही करना होगा। इसके बाद रूपा और खुशी सुधा के लिए जूस लेकर जाते हैं। माँ, ये लो आपका जूस। ओए हाय, छी छी, ये कितना गंदा जूस बनाया है तूने करमजली। बस नाम ही है रूपा, ना ही कोई रूप और ना ही कोई ढंग। चली जा मेरी नजरों से दूर। रूपा और खुशी वहाँ से चली आती हैं और फिर से घर के कामों में लग जाती हैं। घर के काम करते करते दोनों बहनों का बहुत बुरा हाल हो जाता है और ऐसे ही 2 दिन भी बीत जाते हैं और सुनील घर वापस आ जाता है। अपनी बेटियों की ये हालत देखकर सुनील गुस्से से लाल बबूला हो जाता है और गुस्से से सुधा को बुलाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के साथ इतना गलत व्यवहार करने की? तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे अरे सुनील जी, आवाज नीचे करके बात करिए, कहीं ऐसा ना हो मुझे आप लोगों को इस घर से बाहर निकालना पड़े। सुधा की ये बातें सुनकर सुनील को और गुस्सा आ जाता है और वह उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन सुधा उसका हाथ रोककर उसी को ही थप्पड़ लगा देती है। अरे अरे, मैंने कहा कि आवाज नीचे करके बात करो तो आप तो हाथ ही उठाने पर उतर आए। क्या समझा मैं कोई अबला नारी हूँ जो थप्पड़ खाकर बैठ जाऊंगी? अब तुम लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम लोगों को इस घर में रहने दूं, पर अब रहने नहीं दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये घर, ये ऑफिस, सब कुछ मेरे नाम पे है। अरे अरे मेरे प्यारे सुनील जी, ये घर और प्रॉपर्टी पहले आपका था, पर अब ये सब कुछ मेरा हो चुका है। याद करो कंगाल बिजनेसमैन, तुमने नशे की हालत में अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अब तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं चौकीदार को बुलाऊं? सुधा की ये बातें सुनकर सुनील को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सीढ़ियों से गिर जाता है। सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनें अपने पिता को उठाने की बहुत कोशिश करती है। पिताजी, उठिए ना पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपके सर से इतना खून क्यों निकल रहा है? माँ, प्लीज माँ, पिताजी को हॉस्पिटल ले चलो, इनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, एक बार हमारी मदद कर दो भगवान के लिए। लेकिन सुधा रूपा और खुशी की एक नहीं सुनती और सुनील की बॉडी को एक नदी में ले जाकर फेंक देती है और दोनों बहनों को घर से धक्के मारकर निकाल देती हैं। हे भगवान, आपने हमारे साथ इतना बुरा अनर्थ क्यों किया? आपने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया? ना ही आप उन्हें बुलाते और ना ही सौतेली माँ आती और ना ही हमारा ये हाल होता। और तो और अब पिता को भी हमसे छीन लिया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे,
किसके सहारे रहेंगे। जैसे तूने हमारे माता पिता को अपने पास बुला लिया है, वैसे हमें भी अपने पास बुला ले। रोते रोते वे ये सारी बातें भगवान से कह ही रही थी, तभी उनके सामने एक सीढ़ी नजर आती है। अरे ये सीढ़ी कहाँ तक जा रही है और आगे कोई रास्ता क्यों नहीं है? लगता है अब इसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना होगा। तभी खुशी बोलती है, नहीं नहीं दीदी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें इस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। अब डरने के लिए बचा ही क्या है, पर फिर भी तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। इतना कहकर दोनों बहनें सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं। चढ़ते चढ़ते वह दोनों बादलों पर पहुंच जाती हैं, तो देखती हैं कि बादलों के पास 3 जादुई गाउन घर हैं। अरे दीदी देखो, ये तो गाउन घर है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। वह ऐसा कह रही थी, तभी पहले गाउन के घर में से आवाज आई, रूपा और खुशी, तुम दोनों मेरे घर में आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, जैसे तुम अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती हो। फिर दूसरे जादुई गाउन घर से आवाज आई, नहीं नहीं रूपा और खुशी, तुम दोनों इसकी बातों में मत आओ, तुम मेरे घर में आओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलेंगे, जिससे तुम महारानियों की तरह अपनी जिंदगी जी सकती हो। फिर लास्ट के तीसरे जादुई गाउन घर से आवाज आई, रूपा और खुशी, तुम्हें मेरे घर में तो कुछ नहीं मिल सकता, पर यहाँ पर एक ऐसी अम्मा है जो बरसों से बहुत ज्यादा बीमार है और वे ऐसे लोगों का इंतजार कर रही हैं जो उनकी मदद कर सके, तो तुम मेरे घर में आ जाओ ना, वो बूढ़ी अम्मा की मदद कर दो ना। रूपा और खुशी आपस में विचार करने लगती हैं और वे ये फैसला करती हैं कि वो जादुई तीसरे गाउन घर में जाएंगी। हे जादुई तीसरे गाउन के घर, हम आपके घर में आना चाहते हैं क्योंकि उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है और माँ से बढ़कर सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम आपके घर में आएंगे और उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करेंगे। इसके बाद दोनों बहनें जादुई तीसरे गाउन के घर में जाती हैं, तो देखती हैं वहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे रखे हुए थे। ये देखकर रूपा कहती है, हे जादुई गाउन के घर, आपने तो कहा था यहाँ पर सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा है और कुछ भी नहीं, पर यहाँ तो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है, पर बूढ़ी अम्मा क्यों नहीं नजर आ रही है? आप उन्हें बुला दो, हम आ चुके हैं उनकी सेवा करने के लिए। अब देखना, हम उनकी इतनी अच्छी देखभाल करेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रूपा की ये बातें सुनकर गाउन का घर प्रकट होता है और कहता है, रूपा, हमें पता है कि तुम कितनी ज्यादा परेशान हो, तुम पर कितने अत्याचार किए गए हैं, पर हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम इस मुश्किल घड़ी में भी क्या करती हो, और जैसा हमने सोचा तुमने वैसा ही किया, और अब से ये जादुई गाउन का घर तुम्हारा हुआ। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जिंदगी भर इसी जादुई गाउन के घर में रहना। ये जादुई गाउन का घर तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। इसके बाद खुशी और रूपा खुशी खुशी उस जादुई गाउन के घर को लेकर नीचे आ जाते हैं और अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे जादुई गाउन के घर में हंसी खुशी रहने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद खुशी और रूपा अपनी कार से उतरकर आइसक्रीम खा रहे थे, तो सुधा उन्हें देखकर हैरान रह जाती है और मन में सोचती है, अरे मैंने इन चुड़ैलों को ये सोचकर घर से धक्के मार के निकाला था कि कहीं जाकर अपनी जान दे देंगी, पर आज इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इतने महंगे महंगे कपड़े, इतनी महंगी महंगी कार, आखिर इतने सारे पैसे इनके पास आए कहाँ से? पता तो लगाना पड़ेगा। इसके बाद सुधा दोनों बहनों का पीछा करने लगती है। खुशी और रूपा जादुई गाउन के घर के अंदर चली जाती हैं और सुधा खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रही थी। और रूपा जादुई गाउन के घर से कहती है, हे जादुई गाउन के घर, आज हम बाहर गए थे तो देखा हमारे जैसे लाचार बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे थे, तो उनकी मदद करने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। रूपा के इतना कहते ही जादुई गाउन के घर से बहुत सारा पैसा निकल जाता है। सुधा भी ये सब कुछ देख रही थी और उसे ये समझ आ जाता है कि जादुई गाउन की वजह से रूपा और खुशी इतने ज्यादा अमीर हुए हैं। फिर क्या लालची सुधा जादुई गाउन को चुराने की कोशिश करती है, पर वह जैसे ही गाउन को हाथ लगाती है तो उसके अंदर से बहुत सारे सांप बाहर निकल जाते हैं
और सुधा को काट लेते हैं। सांप को काटने की वजह से सुधा वहीं पर ही मर जाती है और उसकी बॉडी भी खुद ब खुद गायब हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एक गांव में सुलोचना नाम की लड़की अपने छोटे भाई के साथ अपनी मामा मामी के घर पर रहती थी। ए राहुल के बच्चे, इधर आ। ये तू कैसा शैम्पू लेकर आया है? इसे लगाते ही मेरे सर के ढेर सारे बाल टूटकर नीचे गिर गए। दीदी, आपने जिस शैम्पू का नाम बताया था मैं वही शैम्पू लेकर आया हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जरूर तूने और तेरी बहन ने शैम्पू की बोतल के अंदर कोई मिलावट की है। तभी वहाँ सुलोचना आ जाती है। आप किस शैम्पू के बारे में बात कर रही हो दीदी? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों ने शैम्पू में मिलावट की है, इसीलिए मेरे इतने सारे बाल टूटकर गिर रहे हैं। अब मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसके बाद अर्चना डंडे से दोनों भाई बहन की खूब पिटाई करती है। फिर वो उन दोनों को रस्सी से बांधकर उनके सर के बालों को काटना शुरू कर देती है। अब मैं तुम दोनों के सर के सारे बालों को काट दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो। पहले ही हमारे फटे पुराने कपड़ों की वजह से मोहल्ले के लड़के लड़कियां हम दोनों का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप हमारे बालों को काट दोगी तो हम दोनों तो बहुत ज्यादा बदसूरत बन जाएंगे। दया करके हमें छोड़ दो दीदी। तभी वहाँ सुलोचना के मामा मामी आ जाते हैं। सुलोचना उन दोनों से खूब विनती करती है, लेकिन वो दोनों अपनी बेटी की तरफदारी करने लगते हैं। अरे बेटी, तू इनके बाल कैंची से क्यों काट रही है? इन दोनों के बालों पर आग लगा दे। इन दोनों को तड़पते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। उसके बाद अर्चना दोनों भाई बहन के बालों में आग लगा देती है। दर्द के मारे दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों के सर के सारे बाल जल कर राख हो जाते हैं और वो दोनों बुरी तरह बदसूरत दिखने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी मजबूरी पर खूब रोते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अर्चना अपने जन्मदिन की पार्टी मना रही थी। सुलोचना और उसका छोटा भाई राहुल दोनों मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। इस तरह कई घंटे बीत जाते हैं। भूख के मारे दोनों भाई बहन का बुरा हाल था। लोगों को मजे से खाते पीते देख राहुल से रहा नहीं जाता और वो सुलोचना से कहता है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी रात हो गई है। ये लोग हमसे लगातार काम करवाते ही जा रहे हैं। हमें अनाज का एक दाना भी खाने को नहीं मिला। अगर मुझे थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद सुलोचना चुपके से केक का टुकड़ा उठाकर अपने भाई के पास ले जाती है। फिर सुलोचना अपने भाई को लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाती है। जल्दी से केक खा ले, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम दोनों की खूब पिटाई होगी। सुलोचना का भाई जल्दी जल्दी केक खाने लगता है, लेकिन तभी अर्चना उसे देख लेती है। अर्चना तुरंत अपने माता पिता को लेकर वहां पहुंच जाती है। तुम दोनों मेरी पार्टी से केक चुरा कर खा रहे हो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल को बहुत भूख लगी थी दीदी। लगातार काम करने से वो बुरी तरह थक गया था, इसीलिए थोड़ा सा केक लेकर आई थी मैं। तुम दोनों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगता है इस बार तुम्हें और कड़ी सजा देनी पड़ेगी। उसके बाद अर्चना दोनों भाई बहन के कान काट लेती है।
दर्द के मारे दोनों भाई बहन जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेरहम अर्चना को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों ने देख लिया ना मैं कितनी खतरनाक हूँ। अगर आज के बाद तुमने जरा सी भी भूल की तो मैं तुम दोनों के हाथ पैर काट कर फेंक दूंगी। उसके बाद लगातार 2 दिन तक अर्चना दोनों भाई बहन को खाना भी नहीं देती। भूख के मारे राहुल की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है। सुलोचना अपने मामा मामी से उसके इलाज करवाने की बात करती है तो वो दोनों उसे डांटकर चुप करा देते हैं। ये अगर मरता है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकार में मैं इसके पीछे पैसे खर्च नहीं करने वाली। वैसे भी तुम दोनों हम पर बोझ बन गए हो। तुम दोनों तो घर के काम कम करते हो और नुकसान ज्यादा करते हो। ये बात सुनकर सुलोचना रोते हुए अपने भाई के पास चली जाती है। फिर उसी रात सुलोचना फैसला करती है कि वो हमेशा के लिए अपने मामा मामी का घर छोड़ देगी। फिर आधी रात को दोनों भाई बहन चुपचाप घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद भटकते हुए एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तेज धूप की वजह से दोनों भाई बहन को बहुत प्यास लग रही थी। दीदी, चारों तरफ कितनी गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा। फिर थोड़ा आगे जाने पर दोनों भाई बहन को अपने सामने बर्फ से बनाए खूबसूरत घर दिखाई देता है। घर के सामने एक बड़ा ही चमकदार पेड़ मौजूद था। पेड़ के नीचे एक स्कूटर रखा हुआ था और पेड़ की डाली पर एक सुंदर लहंगा झूल रहा था। फिर अगले ही पल घर के अंदर से एक सुंदर परी बाहर निकल आती है। सालों पहले एक भूल की वजह से मेरे ऊपर एक शाप लग गया था। जादूगरों के राजा ने मुझसे कहा था कि किसी सच्चे और मासूम इंसान को ये जादुई घर, लहंगा और स्कूटर सौंपने के बाद ही मुझे मुक्ति मिल सकती है। मैं सालों से यहाँ सच्चे इंसान का इंतजार में बैठी हूँ, लेकिन क्या जितने भी लोग आए सबके सब लालची और मतलबी थे। किसी को भी ये जादुई बर्फ का घर दिखाई नहीं दिया। तुम दोनों ईमानदार और मासूम हो, इसीलिए ये जादुई घर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम दोनों को ये घर सौंपने से मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपने परिदेश लौट सकूंगी। हमें बहुत प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिला सकती हो? राहुल के इतना कहते ही बर्फ के घर के अंदर से ढेर सारी छोटी छोटी बर्फ राहुल और सुलोचना के ऊपर गिरने लगती है। कुछ ही पलों में दोनों भाई बहन गर्मी से राहत मिल जाती है और अपने आप उन दोनों की प्यास भी शांत हो जाती है। सुनो बेटी, तुम मेरा जादुई बर्फ का लहंगा पहन लो। इसे पहनने के बाद तुम जानवरों से बात कर सकोगी, साथ ही तुम्हारे अंदर ढेर सारी शक्ति आ जाएगी। ये जादुई स्कूटर तुम दोनों को पल भर में कहीं भी ले जा सकता है। इतना ही नहीं, इस पर लगा लाल बटन दबाने से स्कूटर के सिलेंडर से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं। अब ये सब तुम्हारा हुआ। उसके बाद परी को उसके श्राप से मुक्ति मिल जाती है और वो वापस अपने परिदेश लौट जाती है। फिर स्कूटर से सोने के सिक्के हासिल करके दोनों भाई बहन एक अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं और वो दोनों रोज जादुई स्कूटर में सवार होकर स्कूल जाने लगते हैं। सुलोचना ने गरीबी और मजबूरी को बहुत करीब से देखा था, इसीलिए वो रोज स्कूटर से ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल करके गरीब और लाचार लोगों में बांट दिया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दूसरों की भलाई करते हुए दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। जीतनगर नाम के एक गांव में सुहानी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सुहानी के पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वो गांव के पास बने एक पुल के नीचे रहा करती थी।
सुहानी को जब भी भूख लगती है तो वो वहाँ गांव के पास जाकर उनसे खाना मांग लेती थी। गांव वाले अपने घर का बासी खाना सुहानी को दे देते थे। आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देती हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दया करके आज आप मुझे ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों, मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा के गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे दें? अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। ये खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये खाना मुझे दे दीजिए। उसके बाद वो औरत सुहानी को कुछ रोटियां और सब्जी दे देती है। सुहानी खाना लेकर पुल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसे घर के सामने सजावट दिखाई देती है। लगता है आज इस घर में कोई प्रोग्राम है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद सुहानी सबकी नजर बचाकर उस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। फिर सुहानी अपने थैले में खाना डालने लगती है, लेकिन तभी कुछ लड़कियों की नजर सुहानी पर पड़ती है। वो सभी लड़कियां सुहानी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती हैं और उसे धक्के देकर वहां से भगा देती हैं। मुझे खाने भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। ओह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुहानी रोते हुए पुल के नीचे चली जाती है। अगले दिन जब सुहानी गांव वालों के पास खाना मांगने जाती है तो सभी लोग उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। कल तू अंजलि के घर में खाना चुराने गई थी, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम तो तुझे अच्छी लड़की समझ रहे थे, लेकिन तू तो एक चोरनी निकली। क्या पता कल तू हमारे घर में घुसकर कोई सामान चुरा ले, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तू गांव छोड़कर चली जा, वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। लेकिन वो औरतें सुहानी की एक नहीं सुनती और उसे गांव की सीमा से बाहर भगा देते हैं। गांव वालों ने मुझे भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सुहानी यहाँ वहाँ भटकने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। वो भूख और प्यास से सुहानी का बुरा हाल था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी अचानक सुहानी को आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर अगले ही पल 3 परियां हवा में उड़ते हुए धरती पर आ जाती हैं। उसके बाद तीनों परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां पर 3 खूबसूरत फूल के घर प्रकट कर देती है। हमने तीनों फूल घरों को हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब ये हमारे तीनों फूल के घर गरीब लोगों की सहायता करेंगे। हाँ, हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद तीनों परियां वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ सुहानी ने उन तीनों परियों की सारी बातें सुन ली थी। मैं 3 फूलों के घर के पास जाकर मदद मांगती हूँ। उसके बाद सुहानी तीनों फूलों के घरों के सामने जाकर मदद मांगने लगती है। मुझे पता है परियों ने तुम तीनों को यहाँ लोगों की मदद करने के लिए प्रकट किया है। हाँ, तुमने सही कहा, हमारा काम दुखी लोगों की सहायता करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद तीनों फूल वहाँ पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देते हैं। अपने सामने स्वादिष्ट खाना देखकर सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर खाना खिला दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद सुहानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुहानी दोबारा तीनों फूलों के पास खाना मांगने जाती है। तीनों फूल के घर इस बार भी उसके लिए खाना प्रकट करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
अब सुहानी को रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। फिर एक दिन सुहानी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है। और सुनो, आज मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई। जल्दबाजी में मैं खाना नहीं बना पाई। रात को ऑफिस में काम करना है। क्या तुम मुझे अपने पास मौजूद पिज्ज़ा और बर्गर दे सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगी। ये लो पैसे। उसके बाद वो लड़की एक पिज्ज़ा और बर्गर लेकर सुहानी को 200 रुपये दे देती है। इस बात से सुहानी मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह, मुझे तो बड़ी आसानी से 200 रुपये मिल गए। अब मैं रोज खाना बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद सुहानी तीनों फूलों के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। क्या हुआ? तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कल रात तेज बारिश की वजह से मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम तीनों अभी उनके लिए खाना दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अभी तुम्हारे सामने ढेर सारा खाना प्रकट कर देंगे। उसके बाद तीनों फूलगर वहाँ पर खाने से भरे बहुत सारे खाने के बर्तन प्रकट कर देते हैं। ये देख सुहानी बहुत खुश होती है। और ठहरो, हम तुम्हारे लिए गाड़ी भी प्रकट कर देते हैं ताकि तुम ये सारा खाना आसानी से ले जा सको। अगले ही पल तीनों फूल के घर वहाँ पर एक गाड़ी प्रकट कर देते हैं। उसके बाद सुहानी सारा खाना गाड़ी में लदाकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो शहर के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। खाना बेचने के बाद सुहानी को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से वो रोज इसी तरह गांव वालों का नाम बताकर तीनों जादुई फूल के घर से खाना लेकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर सुहानी एक रेस्टोरेंट खोलकर वहां खाना बेचने लगती है। पैसे आने की वजह से उसके अंदर घमंड आ चुका था और वो गरीब लोगों से नफरत करने लगती है। सुहानी के रेस्टोरेंट में जब भी कोई गरीब लाचार खाना मांगने आता तो सुहानी उसे डांटकर भगा देती थी। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी 2 गरीब बेटियों के साथ सुहानी के पास खाना मांगने आती है। इन तीनों के शरीर से कितनी बदबू आ रही है। मैं भिखारियों से तंग आ चुकी हूँ। रोज रोज अपने रेस्टोरेंट के सामने इन गरीब भिखारियों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। तभी सुहानी डंडा उठाकर तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो तीनों जादुई फूल के घर में बदल जाते हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हमने तुम्हें बेहतर जिंदगी बनाने का एक मौका दिया था, लेकिन पैसों ने तुम्हारे अंदर घमंड और स्वार्थ पैदा कर दिया। तुम हमारे दया के काबिल नहीं हो। उसके बाद तीनों जादुई फूल के घर अपनी शक्ति से सुहानी के पास मौजूद सारी दौलत गायब कर देते हैं और सुहानी दोबारा गरीब हो जाती है। सुहानी 3 फूल घरों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। इस तरह अपने लालच के चलते सुहानी फिर से दुखी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। गोविंदापुर नाम के गांव में नियति नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ रहती थी। नियति बहुत गुणवान लड़की थी। वो घर